नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे ज्वालामुखी के स्रोत, जो ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी का क्या योगदान है। उससे कैसे हम लोग जाने कि पृथ्वी के ज्वालामुखी जब फटता है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ है, तो वो चीज़ हम लोग जाने कितना योगदान है। तो ये चीज़ हम लोग जाने ज्वालामुखी से। अब हम लोग चलते हैं। नमस्कार सबको, नमस्कार नमस्कार। बढ़िया है, आप लोग बताइए, सही हैं? ठीक। तो आज हम लोग चलेंगे भूकंपीय तरंगों के आधार पे स्रोत क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि भूकंप होता है तो भूकंप से कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लिक्विड है या ठोस है, कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे ठोस है। तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप के तरंग द्वारा। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी भी चल रहे हैं। तो हम लोग पहले पढ़े थे ब्रह्मांड यानी आकाश। अब हम लोग पाताल लोक में हैं अभी भी। तो पाताल लोक में देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे असुर हैं, कौन कौन से राक्षस हैं, कहाँ रहते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा है पार्ट 3। हो सकता है कि आज ख़त्म हो जाए या तो कल हम पक्का ख़त्म कर देंगे इसको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो चलते हैं आगे, इसलिए कि पढ़ाई है तो ऐसे छोड़ के जाना उचित नहीं है। जितना भी है गहराई में हम लोगों को जाना है, जितना अंदर तक चलें वो चीज़ पढ़ना है। इसलिए कि मान लीजिए कि ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाए तो कोई फायदा है नहीं किसी को। और हम एक ही बात जानते हैं कि जिसको जहाँ पे रहें वहाँ पे 100% अपना योगदान दें। और उसमें ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर भटकते चले, वो चीज़ हम नहीं करते हैं किसी के साथ। और आप लोगों के साथ भी यही रहेगा मेरा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए भूकंपीय तरंग के आधारित पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या योगदान है। तो सबसे सटीक स्रोत जो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जो ए, सबसे सटीक स्रोत जो है, सबसे सटीक स्रोत जो है जानकारी मिलती है भूकंपीय तरंग से मिलती है। भूकंपीय तरंग से मिलती है, जो कि आज तक के मतलब कि जितना भी पढ़े वो चीज़ तो मिला ही है। लेकिन सबसे सटीक स्रोत क्या है कि भूकंपीय तरंग से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मिलती है। इसलिए कि भूकंपीय भूकंपीय तरंग जो है कहीं ठोस होता, कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ठोस है कहीं लिक्विड है। तो कहाँ पे ठोस है कहाँ पे लिक्विड है, ये चीज़ हम लोगों को भूकंपीय तरंग ही बताता है, ना कि कोई और। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं भूकंपीय तरंगों के आधारित स्रोत, भूकंपीय तरंगों के आधारित स्रोत। तरंगों पर आधारित स्रोत, यह है हमारा भूकंपीय तरंगों पे आधारित स्रोत है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो पहले नंबर, तो भूकंप क्या होता है। तो भूकंप ऐसा ये भूकंप ये है कि जो पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, या पृथ्वी के सतह पे कंपन जो होता है, जो कंपन होता है पृथ्वी के सतह पे, जो कंपन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूकंपीय तरंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे, भूकंप क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग ज़्यादा भूकंप के बारे में नहीं जानेंगे, अभी पढ़ेंगे। इसलिए कि हम लोग जो तरंग है तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की सतह पे आने वाले कंपन को क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे जो आने वाला कंपन होता है या भूपटल पे होने वाले हलचल जो होता है उसको भूकंप कहते हैं। मान लीजिए कि
हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी की सतह पे क्या होता है कि यहाँ पे पूरी जगह मतलब कि जितना बड़ा भूकंप होगा उतना बड़ा क्षेत्र घेरेगा। तो कहीं जहाँ से भूकंप केंद्र होता है, जितना तेजी से भूकंप आता है तो उतना वो क्षेत्र घेरता है। तो मान लीजिए कि भूकंपीय क्षेत्र जो होता है कि पृथ्वी की सतह पे आने वाले हलचल जो होता है या कंपन होता है, तो या पृथ्वी की सतह पे होने वाले कंपन या हलचल को भूकंप कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि भूकंप आता है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति क्षति होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, तो भूकंपीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग जान गए कि भूकंप क्या होता है। एक छोटा सा आप लोगों को भूकंप के बारे में बताए। तो अब क्या है कि देखिए, पृथ्वी पे यहाँ पे लिखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिखते हैं यहाँ पे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी, सबसे सटीक जानकारी जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों से मिलती है मिलती है। तो भूकंपीय तरंग से हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी मिलती है। ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। भूकंप केंद्र से निकलने वाली तरंगें पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, भूकंप केंद्र से निकलने वाली तरंगे तरंगे भूकंप केंद्र से, मान लीजिए कि देखिए क्या होता है कि हमारा ये पृथ्वी है। तो यहाँ से जब केंद्र से निकलती है यहाँ से भूकंप, तो ये क्या होता है कि सब चारों क्षेत्र में जाता है। ये चारों क्षेत्र में जाता है, ये चारों क्षेत्र में ये फैलता है। तो भूकंप के केंद्र से निकलने वाली तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में, पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। ये तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। ये तरंगे तीन प्रकार की होती है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि इससे समझ में नहीं आया तो आप लोग पानी में ढेला मारे हैं, पत्थर पानी में पत्थर मारे हैं, फेंके हैं कहीं। पानी में कभी पत्थर फेंकिएगा तो क्या होता है कि देखिए तरंग ऐसे ऐसे चलते रहता है, चारों चारों तरफ चलेगा, चारों तरफ चलेगा। ये चारों तरफ चलेगा। पानी में जब पत्थर मारेंगे आप लोग, तो क्या होता है कि ये तरंगे क्या होगा कि चारों तरफ ये चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये पानी है, ये हमारा पानी है।
ये हमारा पानी है। तो हम मान लीजिए कि यदि यहाँ पे एक पत्थर मारे, यहाँ पे हम पत्थर मारे हैं, यहाँ पे हम पत्थर मारे हैं, यहाँ पे हम लोग पत्थर मारे हैं, क्या हम लोग पत्थर मारे, तो यहाँ से जो तरंग स्टार्ट होगी, यहाँ से जब तरंग चलेगी तो पानी के अंदर, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ है ये चलेगा। कैसे चलेगा? चारों तरफ चलेगा। ये चारों तरफ हमारा पानी के अंदर जो ये तरंग है, पानी के अंदर जो पानी के ऊपर अंदर नहीं ऊपर में ये तरंग चारों तरफ चलेगा। तो वैसे ही भूकंप का तरंग होता है कि यदि क्या होता है कि यदि यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, यहाँ से भूकंप का केंद्र है ये, तो ये क्या होगा कि ये चारों तरफ ये अपना पानी के जो तरंग होती है, पत्थर मारते हैं पानी में तो जैसे वो पानी का तरंग चलता है वैसे ही भूकंप का भी तरंग चलता है। तो ये चारों तरफ ये फैलेगा, ये चारों तरफ फैलेगा। तो ये तरंगें तीन तरह की होती है। ये तरंगें क्या होता है? तीन तरह के होते हैं। पहला क्या है? पहला पहला पी तरंगे, पी तरंगे या प्राइमरी तरंगे इसको बोलते हैं। इसके इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंगे। दूसरा क्या होता है इसमें? एस तरंगे, एस तरंगे या और क्या होता है? ये द्वितीय तरंगे या सेकेंडरी तरंगे। और क्या होता है इसमें? तीसरा में क्या होता है? तीसरा में क्या होता है? ये एस तरंग होती है और एक एल तरंग होती है। एल तरंगे, एल तरंगे होती है, एल तरंगे होती हैं या इसको क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे। इसको क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे या इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग लॉन्ग सरफेस वेव। लॉन्ग सरफेस वेव है ये। लॉन्ग ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, लॉन्ग या लॉन्ग और लॉन्ग सरफेस वेव है। तो ये हमारा तीन तरंगे हैं पृथ्वी के। भूकंप जो भूकंप आता है उसको उसके आधार पे हमारे तीन तरंगों में बांटा गया है। इसको तीन तरंगों में बांटा गया। तीन तरह की तरंग निकलती है हमारे भूकंप से। यदि भूकंप आया तो हमारे भूकंप से क्या तीन तरह की तरंगें निकलती है। तो तीन तरह की तरंगें निकलती है। पहला क्या है? प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव। सेकेंड दूसरी क्या है? एस तरंगें या सेकेंड द्वितीय तरंगें या सेकेंडरी वेव। एल तरंगें या धरातलीय तरंगें, इसको लॉन्ग और सरफेस वेव बोलते हैं। तो ये हमारा तीन तरह की तरंगे हैं। अब तीनों तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों तरंगें कैसी होती है और कहाँ कहाँ इसका स्पीड ज़्यादा होता है और कहाँ
कम होता है, किस क्षेत्र में ये चलती है। तो ये हम लोगों का तरंग के बारे में कुछ पढ़े, ये भूकंपीय तरंग के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्या था, पहला प्राइमरी तरंग था, पी तरंग, पी तरंग, पी तरंग या प्राथमिक तरंग, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये प्राइमरी वेव्स कैसी होती है। प्राइमरी वेव्स कैसी होती है, तो ये होती है प्राइमरी वेव्स जो है, पी तरंगें ध्वनि की तरंगों के समान अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। क्या होता है, पी तरंगें जो ध्वनि की जो तरंग है, जो ध्वनि चलता है जैसे, उसी वैसे ही ये हमारा पी तरंगें चलती है। और जब ध्वनि की चाल और ध्वनि की गति पढ़ना है तो आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, तो वो चीज़ फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी का वो सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हम ज्योग्राफी में इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो पी तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक। इन जिनकी जिसकी या इसकी गति सबसे तेज होती है, इसकी गति सबसे तेज होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी तरंगे क्या होता है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य, अनुधैर्य, धैर्य, अनुधैर्य, अनुधैर्य, कैसे होता है, अनुधैर्य, हाँ ठीक है, अनुधैर्य, अनुधैर्य तरंगे होती है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान क्या होती है, अनुधैर्य तरंगे होती है। अनुधैर्य तरंगे होती है, क्या होता है, अनुधैर्य तरंगे होती है। लॉन्गिट्यूशनल वेव है। लॉन्गिट्यूशनल क्या होता है, ट्यूडनल होता है, ट्यूडनल, ट्यूडनल, डब्ल्यू ए वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इनकी गति कैसी होती है, तो सबसे अधिक होती है, इनकी गति सबसे, तीनों तरंग में से, तीनों जो तरंग है सबसे अधिक अधिक होती है। इनकी गति सबसे अधिक या तेज होती है, इनकी गति सबसे अधिक या तेज होती है। तो जैसे ध्वनि की चाल होती है, जैसे ध्वनि का ध्वनि चलता है, वैसे ही पी तरंगे हमारी चलती है, वैसे ही पी तरंगे हमारी चलती है। तो ये चीज है हमारा पी तरंगे के बारे में। और आगे देखते हैं ये कहाँ गमन करती है, कैसे कहाँ चलती है। ये तो सबसे तेज, अधिक, इसकी चाल सबसे अधिक होती है। और आते हैं ये तरंगे क्या होता है, ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यम में गमन करती है। ये तरंगे ठोस, तरल, तरल तथा गैसीय
माध्यम में गमन करती है। ये क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये चलती है। ये नहीं कि मतलब कि ये ठोस में ही चलेगी, गैस में नहीं चलेगी, या द्रव में नहीं चलेगी। ये पी तरंगे है जो ठोस, तरल और ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। ये तीनों माध्यम में गमन करती है, तीनों माध्यम में ये गमन करती है, परंतु इसकी गति क्या होता है, ठोस में ठोस भाग में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसको एक और पॉइंट लिख सकते हैं, परंतु परंतु इसकी गति गति ठोस में अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब कि क्या होता है कि जितना घनत्व जिसका जितना घनत्व ज्यादा रहेगा, उसका क्या होगा कि उसमें ये अधिक तेजी से चलेगी। वो ये जो पी तरंगे हैं अधिक गति से चलेगी, अधिक तेज गति से ये चलेगी। तो ये हमारा पी तरंगे हैं। तो कैसी चल रही है ये, कौन सी माध्यम में चलती है, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये चलती है। पी तरंगे कैसी है, तो ध्वनि के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इनकी गति सबसे अधिक होती है। तो चलिए ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं इस तरंगों के बारे में, कुछ इस तरंगों के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, इस तरंग या द्वितीय सेकेंडरी वेव, इसको क्या बोलते हैं, इस तरंगे या सेकेंडरी वेव है। सेकेंडरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो ये क्या होता है, ये कैसी है, तो ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद ये क्या होता है कि अनुभव की जाती है। इस तरंगों को यदि देखिए क्या होता है कि पी तरंगे जो होती है या प्राथमिक तरंगे जो होती है, ये ये जब गमन कर जाएगी, वहां से गुजर जाएगी, तब इसकी अनुभव होता है इस तरंगों के बारे में, उसके बाद ही इसकी अनुभव किया जा सकता है इस तरंगे। यानी क्या होता है कि उससे थोड़ा सा ये स्लो मोशन में होता है। तो इस तरंगे के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद अनुभव की जाती है। लिख सकते हैं इसको कि इस तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद की जाती, इस तरंगे प्राथमिक तरंगों की बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसलिए इसे द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। तो एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिए।
चलिए ठीक क्या था, कोई नहीं आइए देखते हैं। इसके बारे में पढ़ा दिए थे कि इस तरंगे प्राथमिक तरंगे होती है, इसके बाद उन्हें इस तरंगे प्राथमिक तरंगे के बाद अनुभव की जाती है। इस तरंगे क्या होता है कि प्राथमिक तरंगों के बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इसे क्या होता है कि द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। और क्या है कि इसे द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, इसलिए कि पी के बाद जब पी तरंगे खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये क्या होता है कि इस तरंगों का अनुभव किया जाता है। इसका मतलब होता है कि पी तरंगे की गति तेज होती है और इसकी उससे कम होती होगी। तो आगे हम लोग क्या लिखे हैं कि ये तरंग ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होता है, यह है प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे कि प्रकाश जैसे गति करता है सीधी रेखा में, तो वैसे ही ये भी गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में ये गमन करती है, ये प्रकाश सीधी रेखा में ये भी गमन करती है। यह केवल ठोस भाग में ही गमन करती है। ये भी क्या होता है कि ये केवल ठोस भाग में, इस तरंगे जो होता है द्वितीयक तरंगे होती है जो ठोस भाग में ही, द्रव और गैस में ये गमन नहीं कर सकती, ये नहीं चलती है। ठोस जैसे होता है कि ये मान लीजिए ये ठोस है, ये ठोस है। मान लीजिए ये ठोस, कोई ठोस है, तो ये क्या है कि पी तरंगे जो है, पी तरंगे हैं नहीं एस तरंगे हैं, सिर्फ ठोस भाग में ही ये ठोस है। मान लीजिए कि ठोस भाग है ये ठोस भाग है, तो इसमें ही सिर्फ गमन करेगी, न कि ये द्रव में गमन करेगी। इसमें ये गमन नहीं करती है, यानी पी तरह एस तरंगे इसमें गमन नहीं करती है, लेकिन एस तरंगे इसमें चलती है। ठोस में चलती है लेकिन एस में नहीं चलती है। एस में मतलब ये द्रव में नहीं चलती है और गैस में भी नहीं चलती है। तो गैस, ये द्रव हो गया, द्रव, ये गैस है और इसमें पी तरंगे पी तरंगे गमन नहीं करती है। पी तरंगे गमन नहीं करती है इसमें। गैस में पी तरंगे गमन नहीं करती है और द्रव में भी गमन नहीं करती है, सिर्फ ठोस में गमन करती है। तो ये आप लोगों को इतना आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कोई कमेंट करे, यस या नो, समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों को अधिकांश यस 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 सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ मैं चित्र के अनुसार भी समझा रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितना समझ में आए आप लोगों को समझा सकूँ, उतना मेरा कोशिश यही रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है कि इस तरंगे क्या होती है कि ठोस ठोस और द्रव में गमन ठोस में गमन करती है, द्रव और गैस में गमन नहीं करती है। तो और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि द्रव या गैस में ये लुप्त हो जाती है। ये जब गमन नहीं करेगी तो लुप्त हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ से ये तरंग आया, तो ये तरंग आया, ये तरंग इधर से आया, तो यहाँ पे आके गमन मतलब कि ये लुप्त हो जाएगी, ये तरंग है लुप्त हो जाएगी। यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा, तो ये लुप्त हो जाएगी, ये लुप्त हो जाएगी, यहाँ पे लुप्त हो जाएगी। यहाँ पे मतलब कि ये दिखाई नहीं देगी, मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव में और गैस में इसका प्रभाव
नहीं पड़ेगा। ये बहुत पतली होती है और ये ज़्यादा मोटा होता है। इसका इस कारण क्या होता है कि ये इसमें प्रभाव पड़ जाता है और इसमें नहीं पड़ता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ घनत्व से सीधा संबंध होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि अब क्या होता है कि भूकंपीय जो तरंग होती है, भूकंपीय तरंग होती है, उसकी गति जो होता है पदार्थ के पदा गति होता है पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। जैसे कि जितना घनत्व ज़्यादा होगा, जितना घनत्व ज़्यादा होगा पदार्थ का, उतना इसका मतलब कि जितना घनत्व ज़्यादा होगा उतना ही इसका संबंध अधिक अच्छा होगा। जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि इस तरंग मतलब कोई भी तरंग हो उसका संबंध उतना ही अच्छा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, भूकंपीय तरंग की गति पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। गति का क्या होता है, भूकंपीय तरंग की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता क्या होता है, सीधा संबंध होता है इससे। पृथ्वी की आंतरिक परत में क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक परत हो गया, तो भूकंपीय तरंग की गति होने वाली वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की आंतरिक परतों में घनत्व सतही परतों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या होता है कि भूकंपीय तरंग की गति में होने वाले, यहाँ पे लिखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में, आंतरिक परतों में क्या होता है कि भूकंपीय तरंग जो होती है, भूकंपीय तरंग की गति जो भूकंपीय तरंग की जो गति होती है, जैसे कि इसका ये पृथ्वी की आंतरिक भाग हो गया, मान लीजिए कि ये पृथ्वी की आंतरिक भाग हो गया ये, तो इसमें क्या होता है कि भूकंपीय तरंग की गति में होने वाली वृद्धि से, मतलब कि आंतरिक आंतरिक भाग में जो भूकंपीय तरंग की जो वृद्धि होगी, भूकंपीय तरंग की गति में, आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंग की गति में वृद्धि वृद्धि क्या होता है कि भूकंपीय तरंग की गति में होने वाली वृद्धि से, इसको लिखिए, होने वाली वृद्धि से वृद्धि से क्या होता है कि जो वृद्धि होती है, जिससे कि आंतरिक भाग में वृद्धि होगी, तो वृद्धि से यह स्पष्ट हुआ है कि, मतलब कि क्या होता है कि यह स्पष्ट हुआ है कि क्या हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतही परतों की अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी की देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंपीय तरंग की गति में होने वाली वृद्धि से यह स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतही परतों से अधिक है। चलिए आई इसको इस एथी को समझते हैं हम लोग। तो
ये हो गया हमारा। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी की आंतरिक, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठीय है, मतलब सरफेस है पृथ्वी का, और ये हमारा आंतरिक भाग है। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि भूकंप आया यहाँ पे भूकंप आया, तो यहाँ से चला भूकंप, भूकंप की गति यहाँ से चली, ठीक। तो जैसे कि भूकंप की गति यहाँ से चली, तो क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर में आएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर में आएगा, तो क्या होगा कि इसका स्पीड, इसकी गति तेज हो जाएगी, और सरफेस पे जैसे जैसे जाएगा उसका गति धीमी होती जाएगी। सरफेस पे जैसे जैसे जाएगा, तो ये जैसे कि यहाँ पे, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, चाहे यहाँ तक आया, तो इसकी गति यहाँ से इधर बढ़ रहा है, तो ये तेज होती जा रही है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसकी गति धीमी हो जा रही है। वैसे ही यहाँ से, जैसे कि यहाँ से यहाँ अंदर आया, फिर अंदर से यहाँ से, जैसे यहाँ से बाहर थोड़ा सा सरफेस की तरफ गया, यहाँ से भी सरफेस की तरफ गया, तो क्या होता है कि इसकी गति थोड़ा सा धीमी हो जाती है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग का घनत्व सरफेस ले अधिक है, सरफेस एरिया से अधिक है, या भूपृष्ठ से अधिक है। यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग का, मतलब इसका घनत्व यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का घनत्व इससे अधिक है, इससे मतलब कि सरफेस से अधिक है। तो यही हम पीछे में लिखवाए हैं कि सतही परत, यहाँ मान लीजिए कि ये सतही परत हो जाएगा, सतही परत से ये सतही परत हो जाएगा, और ये आंतरिक भाग हो जाएगा। तो ये इसी से यही चीज हम लिखवाए हैं, सेम टू सेम वही लिखवाए हैं जो समझा रहे हैं कि क्या होता है कि आंतरिक भाग का घनत्व सरफेस से अधिक है, या सतही परतों से अधिक है, सतही परतों से ये अधिक है। आंतरिक भाग का घनत्व, घन आंतरिक भाग का परतों का घनत्व सतही परतों से अधिक है। तो यही मेन सेम सेम चीज टू यहाँ पे लिखवाए हैं, यहाँ पे सेम चीज यहीं पे लिखवाए हैं। तो ये चीज है हमारा। और आगे चलते हैं, इसमें वही भूकंपीय तरंगों को वक्राकार मार्ग पे, वक्राकार जो मार्ग है, वक्राकार ये मार्ग है, ये वक्राकार ऐसे चलता है। तो इसको, ये भूकंपीय तरंग कैसे चलता है, तो वक्राकार मार्ग पे चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलते रहता है, ये वक्राकार मार्ग पे चलता है, ये वक्राकार मार्ग पे चलता है, मतलब कि ये गोल गोल ऐसे ऐसे रहेगा, कि मतलब कि ऐसे वक्राकार, वक्राकार मतलब कि वृत्ताकार, वृत्ताकार मार्ग पे ये चलता है। तो ये इससे भी प्रभावित होता है। जैसे कि क्या होता है कि वही भूकंपीय तरंग जो होता है, भूकंपीय तरंग वक्राकार मार्ग पर चलने के कारण भी यह प्रभावित होता है, कुछ प्रभावित हो जाता है। और क्या आता है इसमें कि देखिए, और एक चीज है कि जैसे कि, और चीज क्या होता है इसमें, क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे और एक चीज, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि ये वक्राकार मार्ग पे चलने के कारण, वक्राकार मार्ग पे चलने के कारण, जैसे क्या होता है कि ये पृथ्वी पे जब ये भूकंपीय तरंग क्या होता है, वक्राकार मार्ग पे ये चलता है, वक्राकार मार्ग पे चलता है। तो क्या होता है कि इससे यह प्रमाणित हो जाता है, इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आंतरिक भाग में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, आंतरिक संरचना या आंतरिक परतों में रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये मतलब रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक समान नहीं है। जो पृथ्वी की परत है, जो पृथ्वी की परत है, क्या होता है कि ये वक्राकार मार्ग में चलने के कारण क्या होता है
कि वक्राकार मार्ग पे चलने के कारण यह प्रमाणित हो जाता है, क्या होता है कि ये प्रमाणित हो जाता है कि मतलब पता चल जाता है कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक परतों की संरचना या रासायनिक संरचना एक समान नहीं है। क्या होता है कि एक समान नहीं है। मान लीजिए कि कहीं ठोस ठोस पदार्थ अधिक है, तो कहीं उसका मतलब कि घनत्व अधिक है, कहीं कम है, कहीं लिक्विड है तो कहीं ठोस है, ज्यादा ठोस है, मतलब कि ऐसे करके। तो इस कारण इससे पता चलता है कि इससे इस कारण यह पता चलता है कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक संरचना के दृष्टि से क्या होता है कि एक समान इसका घनत्व नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान घनत्व नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक का एक समान घनत्व नहीं है। मतलब कि ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो ऊपरी सतह है, इसका घनत्व अलग है, उसके निचली निचली सतह है, उसका घनत्व अलग है, उसके निचली सतह है, उसका घनत्व अलग है। क्योंकि यदि ये एक समान रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे यदि यह एक समान रहता, यह एक समान रहता, यह एक समान रहता, यदि यह एक समान रहता, मान लीजिए कि यदि एक समान रहता पृथ्वी की आंतरिक भाग, कहीं मतलब कि जहाँ जितना इसका घनत्व है, जितना इसका घनत्व है उतना ही इसका भी घनत्व रहता, इतना ही इसका भी घनत्व रहता, इतना ही इसका भी घनत्व रहता, तो हर परत का एक ही घनत्व रहता। तो ये क्या होता कि ये सीधी रेखा में गमन करती, ये सीधी रेखा में गमन करती, ये सीधी रेखा में गमन करती, ये सीधी रेखा में ये गमन करती, जहाँ से चली ये सीधी रेखा में ये गमन करती। कोई भी तरंग होती है तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्या होता है इससे कि यदि ये वक्राकार मार्ग पे घूमने के कारण इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है एक क्या है कि एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। तो इससे यही पता चलता है कि देखिए सबसे बड़ी यही बताता है, तरंग ही बताता है। मैंने शुरू में क्या बोला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भूकंपीय तरंग से मिलती है, भूकंपीय तरंग से मिलती है। तो यहीं से ये पता चलता है कि यदि ये वक्राकार मार्ग पे घूम गई तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जहाँ ठोस है तो वहां पे तो पी तरंगे तेजी से सीधी गमन कर जाएगी, लेकिन इस तरंगे क्या है कि घूम घूम जाएगी, वहां पे द्रव जहां मिलेगा वहां पे वो लुप्त हो जाएगी। और क्या होता है कि जब भी ये वक्राकार मार्ग पे चलेगी, इसलिए कि जहाँ कहीं ठोस है, ज्यादा ठोस है, कहीं कम है, तो इस कारण क्या होता है कि ये वक्राकार मार्ग पे मुड़ जाती है, ये वक्राकार मार्ग पे मुड़ जाती है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पृथ्वी की वही लिख सकते हैं यहाँ पे कि वही भूकंपीय तरंगे के वक्राकार मार्ग के कारण, लिख सकते हैं यहाँ पे कि वही भूकंपीय तरंगे क्या होता है, भूकंपीय तरंगे वक्राकार मार्ग पे कार मार्ग पर वक्राकार मार्ग पे वक्राकार मार्ग के कारण लिख सकते हैं इसको। तो वक्राकार वक्राकार मार्ग के कारण क्या होता है कि यह क्या होता है कि यह प्रमाणित हो जाता है कि यह प्रमाणित होता यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक परत की संरचना लिख सकते हैं ऐसे कि आंतरिक
परत की संरचना एक नहीं है, एक समान नहीं है। क्या होता है इससे कि एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि वही मतलब कि भूकंपीय तरंग वक्राकार मार्ग पे घूम जाने के कारण यह प्रमाणित होता है कि वक्राकार मार्ग पे घूम जाने के कारण यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। तो सतह से अब देखिए कि अब क्या होता है कि सतह से लगभग 29 किलोमीटर गहराई पे, 29 किलोमीटर गहराई पे हम लोग जाते हैं तो एक आता है गुटनबर्ग, गुटेनबर्ग असंतत्य, असंतत्य। क्या होता है कि यहाँ पे 29 किलोमीटर यहाँ से गहराई में जाते हैं, यहाँ से 29 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, ये 2900 किलोमीटर की गहराई में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग, बर्ग, गुटेनबर्ग संतत्या, असंतत्या, ये एक सीमा रेखा है, एक सीमा रेखा है असंतत्या गुटेनबर्ग, एक सीमा रेखा है। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो अभी इतना जानकारी रखिए कि 2900 किलोमीटर गहराई में जाने पे एक गुटेनबर्ग एक असंतत्या आता है, जो कि क्या होता है कि पी और एस तरंगे, यहाँ पे क्या होता है कि पी और एस तरंगे यहाँ तक पी और एस तरंगे का प्रभाव होता है। यहाँ पे यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक पी और एस तरंगे का मतलब कि प्रभाव रहता है। इसके बाद क्या होता है कि इस अवस्था के बाद 2900 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि एस तरंगे वहां पे विलुप्त हो जाती है। एस तरंगे क्या होता है कि विलुप्त हो जाती है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। तो और एक चीज हम लोग थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग कैसे बांटे हैं? तो पृथ्वी को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। पृथ्वी को इसे हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल, मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, क्रोड, क्रोड। तो क्या होता है कि गुटेनबर्ग, ये जो गुटेनबर्ग है, यहीं पे ये 2900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे आते हैं तो ये 2900 किलोमीटर क्षेत्र, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो यहाँ पे एक गुटेनबर्ग असंतत्य पाया जाता है जो 2900 किलोमीटर पे है। यहाँ पे 2900 किलोमीटर पे है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ तक आते हैं तो पी और एस तरंगे चलते रहती है, पी और एस तरंगे चलते रहती है। तो इससे क्या हम लोगों को प्रमाणित होता है कि गुटेनबर्ग तक पी और एस तरंगे प्रभावित होने के कारण, यहाँ तक पी और एस तरंग प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि क्रस्ट और मेंटल का पदार्थ ठोस अवस्था में है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिखे हैं? आंतरिक भाग की परत संरचना एक समान नहीं है। चलिए ठीक है। सतह से लगभग 2900 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे एक एक लाइन कि सतह से लगभग लगभग भग 2900, 2900 किलोमीटर, किलोमीटर जाने पर क्या होता है? 2900 किलोमीटर जाने पे एक घुटन जाने पे, गहराई में जाने पे क्या होता है? 2900 किलोमीटर गहराई में लिखिए, गहराई में लिखिए, ऐसे नहीं, गहराई में,
गहराई में क्या होता है कि गहराई में गुटेनबर्ग असतत्य तक गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग असतत्य असंतत्य क्या होता है, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग 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 असतंत्र असतंत्र तक क्या होता है कि गुटेनबर्ग असतंत्र तक पी तथा एस तरंगे क्या होता है, पी तथा एस तरंगे क्या होती है कि यहाँ पे पी तथा एस तरंगों का प्रभाव प्रभाव रहता है। यानी यहाँ पे यहाँ तक एस तथा पी तरंगों का प्रभाव प्रभाव क्या होता है कि एनी टाइम रहते रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रभाव होने के कारण होने के कारण हम लोगों का क्या यह पता चलता है कि हम लोगों का क्या यह पता चलता है कि क्रस्ट और मेंटल का भाग ठोस ठोस अवस्था में है। कारण यह है प्रमाणित क्रस्ट क्रस्ट तथा मेंटल क्रस्ट तथा मेंटल का क्या होता है कि क्रस्ट तथा मेंटल का पदार्थ है ठोस अवस्था में है। क्योंकि क्या होता है, देखिए एस तथा पी तथा एस तरंगे ठोस, देखिए एस पी तरंगे तो क्या होता है, प्राथमिक तरंगे तो ठोस द्रव और गैस में चलती है। लेकिन पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है, पी तो चलती है ठोस द्रव और गैस में, लेकिन एस तरंगे क्या है, एस तरंगे सिर्फ ठोस में ही चलती है। तो यहाँ तक तो ठोस ठोस होने के कारण ही तो मेंटल तक आ रही है। ठोस होने के कारण एस एस तरंगे ठोस होने के कारण ही मेंटल तक आ रही है। लेकिन क्या होता है कि यदि पी तरंगे होता तो मान लीजिए कि यहाँ इधर इधर कहीं पी तरंगे तो ठोस द्रव गैस तीनों में पार हो जाएगा। लेकिन यदि इधर इस बीच में कहीं द्रव या गैस होता तो इस तरंगे यहीं पे विलुप्त हो जाती। तो यहाँ पे एस और पी तरंगे दोनों गमन करती है मेंटल तक, ये मेंटल तक दोनों गमन करती है। क्या होता है कि एस तथा पी तरंगे पी तथा एस तरंगे या एस तथा पी तरंगे दोनों यहाँ पे गमन करती हैं। तो और देखिए यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कि वहीं पे देखिए जब ये हो गया तो अब यहाँ पे क्रोड आ गया। तो क्रोड आ गया, इसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद क्रोड आ जाता है 2900 से 6371 या 6378 भी कहीं देता है, 6371 भी कहीं देता है। तो पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या तक 6371। तो अब क्या होता है कि ठोस अवस्था यहीं पे क्या होता है कि गुटेनबर्ग असंततता के जो है के बाद क्या होता है कि इस तरंगे विलुप्त हो जाने के कारण विलुप्त हो जाती है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इस तरंगे विलुप्त हो जाती है, यहाँ से इस तरंगे आगे नहीं बढ़ती है। तो इससे क्या हम लोगों को प्रमाणित होता है कि क्रोड का कुछ भाग या क्रोड का भाग कहीं ना कहीं हमारा द्रव अवस्था में है ही, कहीं ना कहीं हमारा क्रोड का भाग जो है इस अवस्था द्रव अवस्था में है। तो हम लोग क्या आगे लिख सकते हैं यहाँ पे कि आगे हम लोग लिख सकते हैं कि वहीं गुटेनबर्ग यानी या 2900 किलोमीटर के बाद
इस तरंगे क्या होता है यहाँ पे, इस तरंगे विलुप्त हो जाने के कारण, क्या यहाँ पे हम लोग पाए जाते हैं कि यह प्रमाणित होता है कि यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का क्रोड, पृथ्वी का, यहाँ पे लिख सकते हैं, पृथ्वी क्या का ऊपरी क्रोड, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में है, क्या है, तरल अवस्था में ऊपरी क्रोड। तो देखिए क्या होता है कि क्रोड जो है यहाँ पे, इसको, जैसे हम लोग 3 भाग में बांटे हैं पृथ्वी को, तो ये क्या हो गया, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल, और क्या हो गया ये, ऊपरी, ऊपरी क्रोड, ये क्या हो गया, निचली क्रोड, ये निचली क्रोड। तो ये ऊपरी क्रोड जो है, ये ऊपरी क्रोड है, ये तरल अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है, निचली क्रोड ठोस अवस्था में है। तो इसको भी आगे हम प्रमाणित करेंगे कि निचली क्रोड कैसे ठोस अवस्था में है और ऊपरी क्रोड कैसे। यहाँ इसलिए कि देखिए, या जब यहाँ से ये पार हो गया, यदि यहाँ से ये 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से ये आगे इस तरंगे नहीं जा रही, इस तरंगे यहाँ पे नहीं जा रही है, यहाँ से इस तरंगे नहीं गमन कर रही है, इस तरंगे यहाँ पे नहीं गमन कर रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा लिक्विड अवस्था में है, ऊपरी क्रोड या निचली क्रोड कहीं ना कहीं हमारा लिक्विड अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये ऊपरी क्रोड या निचली क्रोड कहीं ना कहीं हमारा ये लिक्विड अवस्था में ये पता चलता है, इसलिए कि यदि यदि इस तरंगे लिक्विड में नहीं गमन कर सकती, तो यहाँ यानी यहाँ पे ऊपरी ऊपरी क्रोड या निचली क्रोड कहीं ना कहीं हमारा लिक्विड लिक्विड अवस्था में है। तो इन्हीं तरंगों की गति एवं दिशा के आधार पर क्या होता है कि इन्हीं इन्हीं तरंगों के गति एवं दिशा के आधार पर क्या होता है कि आधार पर क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया है। क्या होता है कि पृथ्वी की, क्या होता है कि क्या लिखें, इन्हीं तरंगों की गति एवं दिशा के आधार पर क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक चलता है। यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे ठोस है। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चला कि कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे ठोस है। तो आइए एक हम चित्र के अनुसार और समझते हैं कि कैसे हम लोगों को पता चल सकता है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और थोड़ा सा हमको पानी पी लेने दीजिए।